सेक्शन 124 ये बताता है कि कोई भी इंसान जिसे सवाल समझ में आ रहा है या फिर वो जवाब दे पा रहा है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। अब चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड का हो, कोई भी इंसान विटनेस बन सकता है। बस वॉयर डायरे टेस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि सवाल समझ में आ रहा है या उसका जवाब दे पा रहे हो सवाल का, तो कोर्ट तुम्हें एक कॉम्पिटेंट विटनेस मान लेगी। अब तुम पे रिलाई कितना करना है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, बट तुम कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाओगे अगर सवाल समझ आ रहा है या उसका जवाब दे पा रहे हो। सेक्शन 124 बताता है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, शैल लिखा है, अनलेस कोर्ट को लगता है कि तुम सवाल नहीं समझ पाओगे, उसका जवाब नहीं दे पाओगे। अब क्या रीज़न हो सकते हैं कि एक बंदा सवाल समझ ना पाए, उसका जवाब ना दे पाए? क्या पता वो छोटा हो, क्या पता एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से ना समझ पाए, क्या पता वो किसी डिजीज से सफ़र कर रहा हो, डिजीज बॉडीली भी हो सकती है और माइंड की भी हो सकती है, क्या पता और कोई कॉज ऑफ द सेम काइंड, इन्हीं तरीके का। अनसाउंड माइंड का पर्सन भी विटनेस बन सकता है अगर उसे सवाल समझ आ रहा है या फिर वो उसका जवाब दे पा रहा है। अब एक वॉयर डायरेक्ट टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चे से सवाल पूछते हैं कुछ प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस जिनका केस से कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है। अब अगर बच्चा इन सवालों का जवाब दे पा रहा है तो कोर्ट ये मान के चल सकते हैं कि बच्चा कॉम्पिटेंट है टू टेस्टिफाई। मैंने पॉक्सो के केसेस में देखा है कि कोर्ट पूछती है कि कौन सी क्लास में हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, पेरेंट्स का क्या नाम है। अब मान लो बच्चा इन सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहा, तो फिर वो कैसे केस से रिलेटेड सवालों का जवाब देगा। तो कोर्ट ये पूछती है सवाल जवाब ये पता करने के लिए कि क्या इसमें इतनी समझ है कि ये एक कॉम्पिटेंट विटनेस इसे माना जाए। फिर आते सेक्शन 125 पे, जो बंदा वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ गूंगे लोग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते वर्बली, चाहे कोई भी रीज़न हो, कोई बंदा सदमे में गया हुआ है, वो नहीं बोल सकता, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो जो वर्बली नहीं बोल सकते वो अपनी बात समझा सकते हैं या तो साइन लैंग्वेज के थ्रू या लिख के, पर जो वो एविडेंस दे रहे हैं उसे ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। ये पूरा प्रोसेस ओपन कोर्ट में होगा, पूरी इसकी वीडियो बनेगी और स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रिटेटर की मदद भी ली जाएगी। फिर सेक्शन 126 बताता है कि सिविल केस में जो पार्टीज है उनके हस्बैंड और वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस है, और क्रिमिनल केस में अक्यूज का हस्बैंड या वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस है। ये चीज़ इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इंग्लिश लॉ में क्या होता है, इंग्लिश लॉ में ना पति पत्नी को एक ही मानते हैं। जब एक ही मान रहे हैं फिर तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो ही सकते हो, कि वो तो इंसान ही एक माना जाता है उन्हें तो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। मान लो प्लेंटिफ आदमी है तो उसकी पत्नी इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, मान लो प्लेंटिफ औरत है तो उसका पति इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। वैसे क्रिमिनल केस में एक्यूज जो है, एक्यूज अगर आदमी है तो उसकी पत्नी इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस और वाइस वर्सा। वैसे डिफेंडेंट अगर आदमी है तो उसकी पत्नी इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस और वाइस वर्सा। फिर आते सेक्शन 127 पे, किसी भी जज या मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता जो भी चीज़ उनकी नॉलेज में आई है या उनके कंडक्ट से रिलेटेड जब वो एज अ जज या मजिस्ट्रेट काम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट में कोई बंदा झूठी गवाही देता है और जिसके अगेंस्ट झूठी गवाही दी है वो उस बंदे पे केस कर देता है कि भाई तूने झूठी गवाही दी और उसने उस पर केस कर दिया, तो इस सिचुएशन में, इस केस में, जो झूठी गवाही वाला केस है, फॉल्स एविडेंस वाला, इसमें उस कोर्ट के जज को, उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट को विटनेस नहीं बना सकते, क्योंकि सेक्शन 127 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मना करता है। इसका रीजन क्या है, पब्लिक पॉलिसी। दूसरा रीजन क्या है, एक जज के पास दिन में 100 केस आते हैं, मान लो 100 केसेज में 100 में से 50 केसेज में झूठी गवाही दी गई और 50 केस फिर झूठी गवाही के चले, तो अगर हर केस में जज विटनेस ही बनता रहेगा तो फिर वो जज अपना काम कब करेगा या मजिस्ट्रेट अपना काम कब करेगा। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एज टू हिज ओन कंडक्ट, पहला कंडक्ट है, दूसरा एज टू एनीथिंग विच कम्स टू हिज नॉलेज। तो कंडक्ट और नॉलेज से रिलेटेड उन्हें विटनेस नहीं बनाया जा सकता वाइल ही वॉज एक्टिंग एज सच जज और मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर और कोई मैटर है जो उनकी प्रेजेंस में, जो उनकी नॉलेज में आते हैं जब वो एज अ जज और मजिस्ट्रेट एक्ट करे थे, अगर और कोई मैटर है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड उन्हें विटनेस बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक केस चल रहा है, सिविल सूट चल रहा है, पर प्लेंटिफ को गुस्सा आता है, वो डिफेंडेंट के विटनेस का मर्डर कर देता है। अब यहाँ पे जज को विटनेस बनाया जा सकता है। रीजन समझो, रीजन ये है, सिंपल रीजन है कि ये जो मैटर हुआ, ये जो हुआ कि प्लेंटिफ ने प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के विटनेस का मर्डर कर दिया, इसका लेना देना केस से नहीं था, इसका लेना देना केस से नहीं था। तो समझने के लिए ऐसा हम कह सकते हैं कि जिस चीज का लेना देना केस से, उन मामलों से रिलेटेड जज को विटनेस बना सकते हैं। पर ये जो पर्टिकुलर चीज है इसका केस से लेना देना ही नहीं है, ये तो डिफरेंट ही चीज हो गई ना। प्लेंटिफ ने मर्डर ही कर दिया, सिविल सूट में प्लेंटिफ ने मर्डर कर दिया, तो अब जज को विटनेस बना सकते हैं। दूसरी एक्सेप्शन क्या है, अगर सुपीरियर ऑर्डर कहती है जज को कि आपको विटनेस बनना पड़ेगा, फिर जज को विटनेस बनना पड़ेगा। सेक्शन 128 बताता है कि पति या पत्नी अगर एक दूसरे को कोई बात बताते हैं, पत्नी ने पति को कोई बात बताई या पति ने पत्नी को कोई बात बताई, तो ये जो कन्वर्सेशन है, जो उनकी बात है ना, जो भी बात इन्होंने बताई, ये बात को कोर्ट में ये नहीं बोल सकते, इन्हें परमिट नहीं करा जाएगा।
पति नहीं बता सकता कोर्ट में बात वो वाली जो पत्नी ने उसे बताई है, और वाइस वर्सा। और अगर ना इन्हें परमिट करा जाएगा ना इन्हें कंपेल करा जाएगा, इन्हें मतलब कह भी सकते कि तुम बताओ, पति को नहीं कह सकते, आदमी को नहीं कह सकते कि तू बता तेरी बीवी ने तुझसे क्या कहा था, ना उसे कंपेल करा जाएगा ना उन्हें परमिट करा जाएगा अगर वो खुद देना चाहते हैं तो। अब उनका तलाक हो जाएगा तब भी ये प्रिविलेज रहता है, मतलब मान लो पति पत्नी का डिवोर्स हो गया, अब ड्यूरिंग मैरिज जो भी उनके बीच में बात हुई थी ना वो अभी भी नहीं बताई जा सकती कोर्ट में, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मैरिज अगर कोई कन्वर्सेशन होती है, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद, खत्म होने के बाद भी नहीं, ड्यूरिंग द मैरिज अगर कोई बात होती है तो उस बात को तुम कोर्ट में बता नहीं सकते, ना तुम्हें परमिट करा जाएगा ना तुम्हें कंपेल करा जा सकता है। पर अगर थर्ड पर्सन कोई बात सुन लेता है तुम्हारी, थर्ड पर्सन तुम्हारी कोई बात सुन लेता है तो फिर कोई प्रिविलेज नहीं है। मतलब पति पत्नी कुछ बात करते हैं और तीसरा बंदा छुप के खड़ा था कुछ सुन लेता है तो फिर वो कोर्ट में ये वाली बात बोल सकते हैं। एक और चीज, एक्ट्स और कंडक्ट पे कोई प्रिविलेज नहीं है। मतलब अगर पत्नी कोई चीज ऑब्जर्व करती है, पत्नी कोई चीज देखती है, खुद से ऑब्जर्व करती है कोई एक्ट अपने पति का या कंडक्ट अपने पति का, तो वो चीज वो कोर्ट में बता सकती है। जैसे केस है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का, इसमें पढ़ के बताया तो इंग्लिश में तो लिखा होगा, स्टेटमेंट्स ऑफ वाइफ दैट द अक्यूज्ड वाज सीइंग कमिंग डाउन द रूफ ऑफ हिज हाउस in early morning hours while it was dark and he was seen to enter the bathroom for a bath and then coming out of it and putting on a dhoti were admitted as they had reference to the acts and conduct of husband। पति अगर उसे कोई बात बताता तो वो उस चीज की तो प्रिविलेज थी, वो चीज वो कोर्ट में नहीं बोल सकती थी, ना उसे कंपेयर कर जाता। पर उसने देखा कि उसका पति छत से कूद के घर आ रहा है, रात में बाथरूम गया, नहाया, धोती पहनी, कपड़े वपड़े चेंज करे, ये चीज वो बता सकती है क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है, ये कंडक्ट है या एक्ट है। सेक्शन 129, नो वन शैल बी परमिटेड, किसी को परमिट नहीं कराएगा, परमिशन नहीं दी जाएगी ऐसा एविडेंस देने के लिए जो अनपब्लिश्ड, ध्यान रखना अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से निकल के आ रहा है रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो कोई ऐसा अनपब्लिश्ड, मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो उसे तुम कोर्ट में एज एन एविडेंस नहीं दे सकते, तुम्हें कोर्ट परमिशन नहीं देगा वो देने की। क्या रीजन क्या है? पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट को महत्व दिया जाता है ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट। जो बंदा देना चाहता है उसका तो प्राइवेट इंटरेस्ट है, पर अगर देंगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा, फायदा एक इंडिविजुअल का होगा, प्राइवेट एक इंडिविजुअल का फायदा होगा, नुकसान हो सकता है बड़ी पब्लिक का हो जाए, क्योंकि तभी तो वो अनपब्लिश्ड है, क्योंकि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं चाहता ना कि उसे पब्लिश करा जाए, कुछ होंगे रीजंस। तो अगर अब तुम उसे दोगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है और फायदा कम होगा, तो इसलिए परमिशन नहीं दी जाती ऐसे चीज़ों का एविडेंस देने के लिए, सेक्शन 129 मना कर देते हैं। पर अगर उस डिपार्टमेंट का एचओडी परमिशन दे देता है तो फिर तुम उसका एविडेंस दे सकते हो, एचओडी ने कह दिया उस डिपार्टमेंट को, फिर तुम वो दे सकते हो एविडेंस। सेक्शन 130 भी यही बताता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को तुम कह नहीं सकते कि भाई बता बता बता, कि तेरे पास जो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में तुझे जो बातें पता लगी तू वो चीज़ें हमें बता। मैं मान लो पब्लिक सर्वेंट हूँ, ठीक है, मैं पब्लिक ऑफिसर हूँ, मुझे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में मेरे से कोई बात करी किसी ने, ठीक है, किसी और पब्लिक ऑफिसर ने मेरे से कोई बात बताई, मुझे कोई बात बताई, अब मुझे नहीं कह सकते, मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि बता उसने तुझे क्या बताया था। इसका भी वही रीज़न है, पब्लिक इंटरेस्ट। अगर मुझे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट इससे सफ़र करेगा तो मैं नहीं बताऊंगा, अगर मुझे लगता है तो कि पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो पब्लिक ऑफिसर है वो जानबूझ के ना बताए बात, कोई पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र नहीं होना, वो फिर भी नहीं बता रहा। या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड है पर उससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि भाई अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड है पर उससे पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अल्टीमेटली 165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट के पास ये पावर है, अल्टीमेटली कोर्ट के पास ये पावर है डिसाइड करने की कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट होगा। अगर कोर्ट को लगता है इफेक्ट होगा तो कोर्ट फिर परमिशन नहीं देगी वो एविडेंस प्रोड्यूस करने की, या ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है उसे कंपेल नहीं करेगी। पर अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ नहीं होगा तो फिर कोर्ट कह देगी कि भाई बता दो, या आप ऐसे ही बोल रहे हो, इससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र नहीं होने वाला। एक सेकंड बस। अब आते 131 पे, किसी भी मैजिस्ट्रेट को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कि बताओ आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। खबरी जो होता है ना उसे प्रोटेक्ट करा गया है 131 के अंदर कि किसी भी जज, किसी भी मैजिस्ट्रेट को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को ये नहीं कहा जाएगा कि बता भाई तुम्हारा खबरी कौन है, क्योंकि खबरी की जान को खतरा आ जाएगा ना। मान लो बता दिया, मैजिस्ट्रेट ने बता दिया कि ये खबरी था,
एक्यूज जो है, जो क्रिमिनल है, वो खबरी को ही उड़ा देंगे, इसलिए खबरी को प्रोटेक्ट करा गया 131 के अंदर। 132, तुमने अपने वकील से, मैं वकील हूँ, मेरे से कोई क्लाइंट कुछ बताता है, जो उसने मुझे बताया, जो उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिया, जो मैंने उसे एडवाइस दी, वो जो भी कन्वर्सेशन हुई, ठीक है, और जो भी मुझे डॉक्यूमेंट मिला, मुझे वो चीज़ कोर्ट में बोलने की परमिशन नहीं है। मैं नहीं बता सकता कि मेरे क्लाइंट ने मुझे क्या कहा था, मैंने उसे एडवाइस क्या दी, वो भी मैं नहीं बता सकता कोर्ट में, मुझे परमिट नहीं करा जाएगा। जो मुझे उसने डॉक्यूमेंट दिए, उसके क्या कंटेंट्स थे, उसकी क्या कंडीशन थी, मैं वो भी नहीं बता सकता कोर्ट में, मुझे परमिट नहीं करा जाएगा। नो एडवोकेट शैल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज, बिना क्लाइंट की परमिशन के, क्लाइंट की परमिशन है फिर बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ डॉक्यूमेंट में क्या लिखे, क्या नहीं करने के लिए परमिट करा जाएगा। कोई कम्युनिकेशन जो मेरे को क्लाइंट ने बताई है, कोई कंटेंट्स या कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो मुझे क्लाइंट ने दी है, कोई एडवाइस जो मैंने क्लाइंट को दी है, पर एज एन एडवोकेट जो बातचीत हमारे बीच में हुई है, जो मुझे डॉक्यूमेंट मिले, उनकी बात हो रही है एज एन एडवोकेट, ठीक है। अगर मैं उसका वकील नहीं रहा तब भी मैं वो बातें नहीं बता सकता जब उसने वो मुझे बातें बताई थी, जब उसका वकील था। मान लो वो दूसरा वकील कर लेता है, तो अब ये नहीं कि मैं उसे उसकी बातें कोर्ट में बता दूं, अभी भी नहीं बता सकता। एक्सेप्शन, कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एन इलीगल पर्पस, अगर इलीगल पर्पस से रिलेटेड कोई बातचीत हुई है तो बता सकता हूँ कोर्ट में। वो मेरे से सलाह लेता है कि मैं उसका मर्डर कैसे करूँ ताकि कोई सबूत ना दिखे, सबूत ना मिले पुलिस को, तो ये वाली बात मैं कोर्ट में बता सकता हूँ। दूसरा, कोई मैंने फैक्ट ऑब्जर्व करा, जब उसने मुझे वकील अपना रखा उसके बाद मैंने कोई फैक्ट ऑब्जर्व करा और क्या फैक्ट ऑब्जर्व करा कि कोई क्राइम या फ्रॉड कमिट करा है क्लाइंट ने, मेरे क्लाइंट ने कोई फ्रॉड या क्राइम कमिट करा है और ये मैंने ऑब्जर्व करा जब उसने मुझे वकील रखा उसके बाद, तो ये वाली चीज़ें मैं बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब वो क्राइम कर रहा है मेरे को रखने के बाद, तो मैं ये भी नहीं बता सकता कि ये तो गलत बात हो जाएगी ना। ये वाली जो बातें सारी ये मुंशी पे भी अप्लाई होती है, जो क्लर्क हैं, एम्प्लॉई हैं, वकील के इंटरप्रेटर्स हैं, उन पे भी अप्लाई होती है। मान लो मुंशी मेरे और क्लाइंट की बात सुन ले तो मुंशी नहीं बता सकता कोर्ट में जाके, ठीक है। 133, अब मेरा क्लाइंट मेरे से कोर्ट में कुछ पूछता है, वो मुझे एज अ विटनेस बना के मेरे से कुछ पूछता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं सब कुछ बता सकता हूँ, मेरे को परमिशन मिल गई है, मुझे इजाज़त मिल गई है कि अब मैं सब कुछ वो बातें बता सकता हूँ जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताई थी। जो वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं उतने सवाल का ही मैं जवाब दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उससे उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि उसने तो सवाल पूछा है, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब मैं सब कुछ बोल सकता हूँ कोर्ट में। If the client volunteers evidence of the communication, that does not mean that he has consented to such to such disclosure by his advocate as described in section 132. And if an advocate is called as a witness by his client, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions the advocate on matters which, but for such question, he would not be at liberty to disclose. तो मतलब जो सवाल पूछे उसी का जवाब देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज़ बता सकता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसने मुझे दिए वो मैं सब कुछ सच की बात नहीं है, मतलब जो उसने मुझे बताया वो मैं सब कुछ बता दूं, ऐसा नहीं है इसका मतलब। हाँ, अगर वो मुझे कंसेंट देता कि भाई बोल लो तो बोल सकता हूँ, वो सेक्शन 132 में लिखा था। 134 में वही सेम बात लिखी है। 135 बताता है कि अगर मैं विटनेस हूँ, मैं पार्टी नहीं हूँ, मैं विटनेस हूँ, मैं पार्टी नहीं हूँ, तो ये जो घर है, ये घर से रिलेटेड टाइटल डीड्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता। अगर मैं मॉर्टगेजी हूँ तो मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता कि मैं वो डॉक्यूमेंट दो जो मुझे मॉर्गेजी बनाते हैं। मैं प्लेजी हूँ तो मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो डॉक्यूमेंट दो जो मुझे प्लेजी बनाते हैं। शर्त यह है मैं विटनेस हूँ, पार्टी टू द सूट नहीं हूँ। अगर पार्टी टू द सूट हूँ तो अलग बात है, विटनेस को नहीं कंपेल कर सकते। भाई एक विटनेस है, वो इस प्रॉपर्टी का ओनर किन डॉक्यूमेंट्स की वजह से बना, तुम उसे नहीं कंपेल कर सकते। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। अभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता जिससे मैं ही क्रिमिनेट हो जाऊंगा, जिससे मुझे ही सजा हो सकती है। अगर मैं विटनेस हूँ, पार्टी टू द सूट नहीं हूँ, अनलेस मैं लिख के दे दूं कि मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं कर दूं। अगर मैं खुद ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है फिर तो। सेक्शन 136 बताता है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना कर सकता हूँ तो अगर वो मेरे डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास है तो वो भी मना कर सकता है। मान लो मेरे टाइटल डीड्स किसी और के पास पड़े हुए हैं तो मैं मना कर सकता था क्योंकि, तो अब वो भी मना कर सकता है, ठीक है। 137, अगर कोई विटनेस कहता है कि इस सवाल का जवाब देने से मुझे सजा हो सकती है, ठीक है, या मेरे पे कोई फाइन लग सकती, कोई पेनल्टी लग सकती है, मेरी प्रॉपर्टी फॉरफीचर हो सकती है, तो इस रीज़न की वजह से वो कोर्ट में टेस्टिमनी देने से बच नहीं सकता। मतलब एक विटनेस कोर्ट उससे सवाल पूछती है, ठीक है, वो कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। कोर्ट पूछती है क्यों नहीं देगा जवाब, तो वो कहता है कि भाई इस सवाल के जवाब से मुझे ही सजा हो सकती है। कोर्ट कहेगी चुपचाप जवाब दे, जवाब तेरे को देना पड़ेगा पर तुझे सजा नहीं होगी, तुझे इस जवाब से सजा नहीं होगी पर तुझे जवाब देना पड़ेगा।
पर हाँ, अगर तू झूठी गवाही देगा तो फिर तुझे गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए सजा हो सकती है। ये लिखा हुआ सेक्शन 137 में। प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव। अब तुमने उसे कंपेल करा कि जवाब दे, क्रिमिनेट विमिनेट हो रहा है वो हम देख लेंगे, ठीक है। शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। जवाब तो कोर्ट उससे ले लेगी सवाल का, पर उसके जवाब पे उसे सजा नहीं दी जाएगी अनलेस वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है। अगर फॉल्स एविडेंस दे रहा है फिर तो उसे सजा मिलेगी फॉल्स एविडेंस देने के लिए। 138 में चेंज आया है और बहुत बड़ा चेंज आया है कि एकम्प्लिस जो है, सह अपराधी जो है, 3 लोगों ने मर्डर करा ABC, ए कहता है कि मैंने भी मर्डर करा है, BC ने भी मर्डर करा है, ठीक है, ये हो गया सह अपराधी। तो सह अपराधी जो है, जो एकम्प्लिस है, साथ में जिन लोगों ने ऑफेंस करा है, एकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। एकम्प्लिस भी कॉम्पिटेंट विटनेस है अगर उसे कोरोबरेट कर लेते हो, उसकी बात को, उसकी गवाही को कोरोबरेट कर लेते हो, बाकी एविडेंस के साथ जोड़ देते हो, ठीक है, तो फिर उसकी गवाही पे प्लस कोरोबरेट करके बाकी जो के साथ बाकी लोगों को और उसे सजा वजा हो सकती है, कोई मनाही नहीं है इसमें। पहले था अनकोरोबरेटेड टेस्टिमनी, तो उसमें कंफ्यूजन आती थी कि सेक्शन 114 में तो लिखा हुआ था कि उसकी गवाही को कोरोबरेट कर लेना चाहिए क्योंकि ही इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, क्योंकि भाई वो सह अपराधी खुद है तो वो झूठ बोल सकता है, तो उसकी टेस्टिमनी को, उसकी बात को कोरोबरेट कर लेना चाहिए। पर 133 एविडेंस एक्ट का कहता था कि बिना उसकी स्टेटमेंट को कोरोबरेट करे भी सजा हो सकती है, तो कंफ्यूजन होती थी। तो इस पे कोर्ट्स ने काफी सारी जजमेंट दी थी कि एक इन दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए कि भाई जनरली कोरोबरेशन कर ही लेनी चाहिए, इन दोनों को अगर हम साथ में पढ़ेंगे तो इसका ये मतलब निकलता है, कोर्ट ने कहा था। पर अब वो चीज़ खत्म ही हो गई है, वो कंफ्यूजन, क्योंकि साफ साफ लिख दिया कि भाई कोरोबरेशन कर लेनी, कोरोबरेशन करनी है, कोरोबरेशन कर ली, सह अपराधी की जो स्टेटमेंट है उसे किसी और एविडेंस के साथ कोरोबरेट कर लिया तो फिर सजा हो सकती है एक्यूज पर्सन को। फिर लास्ट सेक्शन 139 इस चैप्टर का कि कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस की जरूरत नहीं है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। हो सकता है कि एक विटनेस की इतनी बढ़िया गवाही हो कि उससे कन्विक्शन हो जाए और 100 विटनेस की गवाही इतनी बेकार हो कि उससे केस में कोई फर्क ही ना पड़े। तो इट इज द क्वालिटी दैट मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी। थैंक यू।